स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा शहीद भवन सभागार में आयोजित जन योद्धा नाट्य समारोह के दूसरे दिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ तारीखें जब खुद को दोहराती हैं तो स्मृतियों की नदी सारे तटबंध तोड़ बह चलती है। भाव अनुभाव से मन भर भर जाता है। आज की तारीख भी कुछ ऐसी ही है। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस नाट्य समारोह में आज हम उनकी जयंती को समारोहित करने जा रहे हैं। आप देखेंगे नाटक आई एम सुभाष। लेखक श्री दिनेश नायर, निर्देशक स्वर्गीय श्री चंद्रहास तिवारी। इसका पुनर्संयोजन किया है सुश्री प्रीति झा तिवारी ने। प्रस्तुति द राइजिंग सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर भोपाल की है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, जिसे हम राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं सहायक संचालक स्वराज संस्थान श्री संजय यादव जी को। साथ ही आमंत्रित हैं सुप्रसिद्ध रंग निर्देशक और इस नाटक के लेखक श्री दिनेश नायर, वरिष्ठ रंग निर्देशक श्री राजीव वर्मा जी और सुश्री प्रीति झा तिवारी जी को। आप सबसे हमारा निवेदन है कि आज राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के अवसर पर दीप प्रज्वलित कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि अर्पित करें। हम वरिष्ठ रंगकर्मी सुश्री रीता वर्मा जी से भी आग्रह करते हैं कि वे दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि के इस मंगल अनुष्ठान में सम्मिलित हों। 23 जनवरी 1897 को कटक में जब सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, तब माता प्रभावती और पिता जानकी दास भला कब जानते थे कि उनके घर एक बालक ने नहीं, स्वाधीनता आंदोलन के एक नए अध्याय ने जन्म लिया है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बना दी थी, जिसे 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। इस सरकार का काम रंगून से चल रहा था। यहीं से नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वो एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिन्होंने अंग्रेज़ों को सबसे अधिक चुनौती दी। आज राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाते हुए हम उनकी स्मृति को शत शत नमन करते हैं। हम श्री राजीव वर्मा जी से निवेदन करते हैं कि वे श्री दिनेश नायर और श्री प्रीति झा तिवारी जी का स्वागत करें। हार्दिक अभिनंदन जन योद्धा के इस मंच पर आपका। हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। चंद्र सूर्य ग्रह तारा छाई पुलक दुलक गोलक भेदिया খোদার আসন আরশ ছেদিয়া উঠিয়াছে চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রী মম ললাটে রুদ্র ভগবান চলে রাজ রাজ টিকাদীপ্ত জয়শ্রী বলবীর আমি চির উন্নত শিব আমি চির দুর্দম দুর্বিনীত মহাপ্রলয় জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ
हमारी आपसी लड़ाई, जातिवाद संघर्ष और राजघरानों की अपने आप को बचाए रखने की लड़ाई, इन सभी कारणों से हम हिंदुस्तानी आजादी से कोसों दूर हो गए हैं। अब हमें आजादी की लड़ाई संयम अनुशासन के भीतर लड़नी होगी। हमारा संघर्ष लोकतंत्र की आजादी और वर्ग रहित समाज के लिए है। भारत के पूर्वकालीन आक्रमणकारी भारत में आकर बस गए, उन्होंने भारत को ही अपना घर मान लिया, लेकिन ये अंग्रेज अपने आप को मेहमान समझते हैं और भारत को कच्चे माल का खजाना, तैयार माल की मंडी और हमें गुलाम समझते हैं। दरअसल इनकी असली मंशा इस देश को राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बेड़ियों में जकड़ देने की है। अंग्रेजी हुकूमत, हाय हाय, अंग्रेजी हुकूमत, हाय हाय। अब हमें आजादी की कोई दूसरी सूरत खोजनी होगी। इस तरह नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। हम यूं ही नारे लगाते रहेंगे और देशी सिपाहियों के डंडे खाते रहेंगे और अंग्रेज सिपाही की गोलियों से भून दिए जाएंगे। मित्रों, विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। हम अपनी आजादी के लिए इस विश्व युद्ध में शामिल सैनिकों की भूमिका को नकार नहीं सकते। हमें यह जानना होगा कि हमारी आजादी के लिए सैन्य शक्ति कितनी आवश्यक है। हिंदुस्तानी सिपाही ब्रिटिश अफसरों से नाराज हैं। वो वहां जंगे मैदान में जानवरों की तरह पड़े हुए हैं। उनके विद्रोह की संभावनाओं को हम अपनी आजादी के काम में ला सकते हैं। अगर हमको नागरिक सेना भी बनाना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारा मकसद है आजादी, सिर्फ आजादी। अंग्रेजी हुकूमत, हाय हाय, अंग्रेजी हुकूमत, हाय हाय, अंग्रेजी हुकूमत, हाय हाय। मिस्टर बोस, ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कॉलेज में स्ट्राइक की मीटिंग लेना कॉलेज रूल के खिलाफ है? अंग्रेजी हुकूमत, हाय हाय, अंग्रेजी हुकूमत, हाय हाय। ये मत भूलें कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। इनके सामने हमें मर्यादा अनुशासन में रहना होगा। कैसा अनुशासन? मैं देख रहा हूं तुमने छात्रों को भड़काया। सबको आजादी चाहिए सर, अपना हक चाहिए, पूरा हक चाहिए। जिस तरह आप आजाद हैं, हमको भी आजादी चाहिए। और इसमें गलत क्या है यदि हम अपने शासन की बात करते हैं? तुम अनसिविलाइज्ड लोग क्या शासन करोगे? हाँ, क्या शासन करोगे तुम लोग? तुम लोग अभी जितना चिल्ला रहे हो ना, एक दिन बैकफुट पर चले जाओगे और यहाँ का बदमाश लोग यहाँ राज करेगा। तुम लोगों को आजादी कभी नहीं मिलेगा। अंग्रेजी हुकूमत, हाय हाय, अंग्रेजी हुकूमत, हाय हाय। शांत मित्रों, ये मत भूलिए कि ये हमारे मेहमान हैं। इनके सामने हमें मर्यादा में रहना होगा। इस तरह फुसलाने से कुछ नहीं होगा मिस्टर बोस। तुमने छात्रों को भड़काया। मैंने किसी को नहीं भड़काया है सर। हम अपने अधिकार, अपने शासन, अपनी आजादी की बात कर रहे हैं। आजादी, 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 आजादी बाय फुट जो छीन लिया गया है उसे वापस कैसे दिया जा सकता है? आप हिंदुस्तानियों की बेइज्जती कर रहे हैं सर। तुम सब काले कुत्ते हो, सिवा बंदूक चाटने के कुछ नहीं कर सकते। सर, आप हमारे प्रोफेसर नहीं होते तो उठा के आपको बाहर फेंक देते सर। मिस्टर बोस, अंग्रेजी हुकूमत, हाय हाय, अंग्रेजी हुकूमत, हाय हाय, यू विल पे, यू विल पे, अंग्रेजी हुकूमत, हाय हाय। मुझे एक नई दुनिया चाहिए, एक नया भारत, मेरा भारत, मेरे सपनों का भारत, मेरा भारत, मेरे सपनों का भारत, मेरा भारत, मेरे सपनों का भारत। खुश रहो सुभाष, तुम्हें संयम से काम लेना चाहिए। अभी 21 वर्ष के हो, पूरी जिंदगी तुम्हारी आगे पड़ी है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो भाई, है? और तुम तो वो अंग्रेज प्रोफेसर से लड़ाई कर बैठे और अब कॉलेज से निष्कासित हो। मैं एक पल भी गुलामी की सांसें नहीं ले सकता पिताजी, और आप जिंदगी भर की बात कर रहे हैं। मैं भी स्वराज चाहता हूँ और दबे छुपे ढंग से स्वराजियों की मदद करता ही रहता हूँ। ये मात है तो संतुष्टि है पिताजी। इसके लिए हमको खुल के मैदान में आना होगा, सीना तान के आना होगा। बिना तैयारी के तुम्हारा क्या हश्र हुआ देख ही रहा हूँ। पिछले 1.5 वर्षों से खाली बैठे हो। बड़ी मुश्किल से स्कॉटिश चर्च कॉलेज में तुम्हारा दाखिला करवा पाया था मैंने। पिताजी, मैं इस बीच खाली नहीं बैठा। मैं प्रादेशिक सेना में भर्ती हो गया था। अब मेरे पास सैन्य अनुभव है, और रही बात पढ़ाई की तो मैं BA ऑनर्स हूँ। तुम्हारी मंशा क्या है आखिर सुभाष? आजादी की शर्त पे मुझे कोई भी समझौता स्वीकार नहीं है पिताजी। देखो, तुम दूसरी तरह से भी देश की सेवा कर सकते हो। माना शासन अंग्रेजों का है, लेकिन अफसर बनकर कुछ नियंत्रण तो तुम्हारे हाथ में रहेगा ही रहेगा। इस तरह से भी तुम देश की आवाम की मदद कर सकते हो। मतलब उनका चाचोकार बनकर। अपनी बात मनवाकर सुभाष, मानो
आजाद होता है तो तुम्हारे जैसा अवसर तो देश को मिलेगा ही मिलेगा, जो देश को आगे बढ़ा सकता है, देश की उन्नति में हाथ बटा सकता है। लेकिन अगर तुम इस तरह लड़ते रहे और देश आजाद हो भी गया तो भ्रष्ट अफसर हर जगह काबिज होंगे, चालाक नेता तुम्हारी हर बात खारिज कर देंगे। इतना आसान नहीं है सुभाष जितना तुम समझ रहे हो। सब चुपके से सत्ता में आना चाहते हैं। पिताजी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आजादी को लेकर मेरे दिमाग में सटीक समझ है। मेरे लिए महत्वपूर्ण लोकतंत्र है। मैंने तुम्हारा दाखिला कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में करवा दिया जी, देखो नाम आ गया। मेरी इच्छा है, मान लो इसे, तुम वहां रहकर पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी वैश्विक राजनीति की समझ और भी ज्यादा विकसित होगी। और मैं चाहता हूं कि तुम वहीं रहकर आईसीएस की परीक्षा भी दो। लेकिन पिताजी, देखो बेटा, एक पिता को उसका हक अदा करने दो। देखो मैं तुम्हें रास्ता तो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो तुमने स्वयं ही खोज लिया है, लेकिन उस रास्ते को सहज भी तो करना होगा। निश्चित ही मेरे द्वारा किया गया कार्य तुम्हें उन्नति प्रदान करेगा। सुभाष बाबूजी, कुछ फरियादी आए हुए, यहाँ के जमींदारों ने गरीब किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया और अंग्रेज कलेक्टर उनकी फरियाद सुनने से परहेज कर रहा है। ठीक है, जाओ तुम बैठा हो, मैं आता हूं। जी चलता हूं, मुकदमे की तैयारी करनी है। अंग्रेज अफसर से मुझे लड़ना ही होगा ना भाई, हैं? लेकिन हम अभी भी आजाद नहीं हुए हैं पिताजी। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। दुर्भाग्य से मैंने यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मैं इंडियन सिविल सेवा की परीक्षा में पास तो हो गया, लेकिन तब से मेरे मन में द्वंद चल रहा है। मैं अफसर बनूंगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है पिताजी, मैं विदेशी शासन की नौकरी नहीं कर सकता। पिताजी, मुझे लगता है मैं अपने देश और ब्रिटिश शासन इन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। तब मेरे लिए मेरा देश ही सर्वोपरि है। इस बारे में मैंने बड़े भैया शरद चंद्र को बता दिया और अपना त्याग पत्र मॉन्टेग्यू को दे दिया। मैंने आपके पुत्र को बहुत समझाया, उसे समझाया कि ब्रिटिश साम्राज्य में अफसर बनने का कितना महत्व है, कितनी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, परंतु सुभाष को दिया मेरा कोई भी प्रलोभन उसे ढिका नहीं पाया। मैं अपने पुत्र के इस कार्य को गौरव की दृष्टि से देखता हूं। मैंने उसको इसी शर्त को मंजूर करके ही उसे विलायत पढ़ने भेजा था और मुझे खुशी है कि उसने देश प्रेम को ही सर्वोपरि माना है। हाँ तो यंग मैन, तुम अपने भोजन का क्या इंतजाम करोगे? मैंने बचपन से ही 2 आने में गुजर करने की आदत बना ली थी सर, और मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए 2 आने बनाना कोई बड़ी बात है। पिताजी, हमारी अगली मुलाकात कब होगी मैं नहीं जानता। मैं 16 जुलाई को बंबई जा रहा हूँ, जहाँ गांधी जी से बात करके उनके असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाऊंगा। आगे की यात्रा कब कहाँ कैसे करना है वहीं तय करूंगा। प्रणाम। तरीके से करेंगे। हमारे महान नेता गांधी जी का संदेश है, सारा आंदोलन अहिंसा पूर्ण रहेगा। भाइयों, यह एक्ट सरासर हमारी आजादी पर सीधी चोट है। इस एक्ट से इन ब्रिटिश शासकों को यह अधिकार मिल गया है कि वो किसी भी व्यक्ति का न्यायालय में मुकदमा चलाए बिना या दोषी सिद्ध किए बिना सीधा जेल में बंद करा सकती है। भाइयों, विश्व युद्ध के दौरान हम लोगों को जनतंत्र के विस्तार का सपना दिखाया गया था और हजारों लाखों भारतीयों को युद्ध में झोंक दिया, जहां हमारे लोग सुअरों की भांति मारे गए। भाइयों, गांधी जी ने कहा है हम सरकार से सहयोग करेंगे, विदेशी कपड़ा और स्कूलों का बहिष्कार करेंगे, उस एक्ट का उल्लंघन करके अपनी गिरफ्तारी देंगे और जेल जाएंगे। मिलकर कहो भाइयों, हम सब एक हैं। महात्मा गांधी जिंदाबाद।
खून से शहीदों के हम फौज बना देंगे, मुसाफिर को मान के तूने बनाए जालिम, आजाद होने पर हम उनको बुला लेंगे, हम उनको बुला लेंगे, उनको बुला लेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वीर बढ़ती रह रही है, कैले वीर तुम अवतार सर, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिलवाओ हमें फांसी ऐलान से कहते हैं, खून से ही शहीदों के हम फौज बना देंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। डरो मत, डरो मत। बड़े दिनों के बाद भारत में कांड जागा है। शमशान कब्रिस्तान दोनों सजीव हो उठे। खालिद ने तलवार को है खड़ा, अर्जुन ने छोड़ेगा। जागा भारत, लाठी लिए खड़े हिंदू मुसलमान। अमृत भी आने को है, अब विलंब नहीं, हलाहल तो ऊपर आ चुका है। सुभाष बाबू, पुस्तकें तो तुम्हारी मित्र है, खुश रहो, जहां मिली पढ़ते जरूर हो। बैठो। ये दादा को आने में अभी समय लगेगा, वो देहात के दौरे पर गए। कोई बात नहीं गुरुमा, लंदन से आकर बोला। गुरु माँ, ये कब से कहने लगे गुरु माँ? बात दरअसल ये है गुरुमा, लंदन में रहने के दौरान दादा से मेरा बहुत पत्राचार हुआ है। सही मायनों में उन्होंने ही मुझे राजनीति का पाठ पढ़ाया है। अभी से वो मेरे गुरु हैं। दादा तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं देश सेवा के लिए तुमने सरकारी नौकरी को ठोकर मार दी। अरे तुम्हारी प्रशंसा करते हुए अघाते नहीं है। नहीं, ये तो दादा की ही शिक्षा का प्रतिफल है। लेकिन सुभाष बाबू, अंग्रेजों से लड़ना इतना आसान नहीं है। गुरुमा, नजरुल मेरे प्रिय कवि हैं और वो भी कह रहे हैं, अमृत भी आने को है, अब विलंब नहीं, हलाहल तो ऊपर आ चुका है। जाने ये अमृत कब आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्या हुआ दादा? सुभाष, ये गांधी जी मेरी समझ में नहीं आई। जब सारा देश बढ़ चढ़कर असहयोग आंदोलन में भाग ले रहा था, तब ये पीछे हट गए। दादा, बंबई प्रवास के दौरान मैंने भी गांधी जी से इस बारे में कई प्रश्न किए थे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हाँ, 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का वायदा किया था। कैसे? अरे 1 वर्ष में स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? क्या प्यार की थपकी लगाने से अंग्रेज वापस चला जाएगा? दादा, मुझे लगता है इन आंदोलनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ने पे ही ब्रिटिश भारत को छोड़ सकते हैं। हाँ, 1913 के विश्व युद्ध में हमारे पास में मौका था। हाँ, पर तब संभवतः गांधी जी के मन में आंदोलन की पूरी कल्पना ही नहीं। क्या हुआ? गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में भीड़ ने चौरी चौरा थाना जला दिया, कुछ सिपाही भी मारे गए। हालांकि गलती सिपाहियों की। शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं पर एक सिपाही ने घबराकर गोली चला दी और बस भीड़ भड़क गई। इस तरह से आंदोलन का विसर्जित होना अंग्रेजों की जीत है। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के समय चलाए गए उनके 70 के आंदोलन को वो यहाँ भी चलाना चाहते थे। हाँ, देखो ना, वहां अभी भी नस्लवाद है और ये गांधी यहाँ चले। मैं कहता हूं अगर हमें आजादी मिल भी गई तो वो पूर्ण नहीं होगी। जनता किसी न किसी रूप में गुलामी कर रही होगी, क्योंकि हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं। और जिस बात के लिए हम आजादी चाहते हैं, उस बात के लिए हमारा स्वयं का संविधान होना बेहद आवश्यक। भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट व्यापारी इसी तरह बने रहेंगे और बेचारी लाचार जनता कभी जान ही नहीं पाएगी कि आजादी क्या भला है। राजा महाराजा रूप बदलकर सिंहासन पर बैठेंगे और उनके सर पे गांधी टोपी होगी और हाथों में बैठा। अब देखो, अधिकतर सच्चे ईमानदार देशभक्तों ने विधानमंडलों के चुनाव में भाग नहीं किया,
नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिशों के पिट्ठू और अवसरवादी विधानमंडलों में पहुंच गए। लेकिन दादा, उन्होंने इस आंदोलन का श्री गणेश और संचालन तो बहुत अच्छे ढंग से किया था, लेकिन जैसे ही आंदोलन शिखर पे पहुंचा, गांधी जी साहस खो गए। हाँ, असहयोग आंदोलन ने देश की जनता को लामबंद तो बहुत अच्छे से किया था, और फिर ऐसी एकजुटता देश में कभी देखने को नहीं मिली। देश बाबू, रॉय बाबू, हाय। देश बाबू, ये रहा सुभाष का अपॉइंटमेंट लेटर। अरे वाह, आ गया। मेरा अपॉइंटमेंट लेटर? मैं बताता हूँ, मैंने ही आवेदन दिया था नेशनल कॉलेज में प्रिंसिपल के लिए, जब तुम खाली थे। अब देखो, तुम वहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाओगे और देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी बताओ। भाई, आखिर हमें नई पौध खड़ी करनी। और सुभाष, तुम्हें बंगाल कथा साप्ताहिक का संपादक भी बना दिया गया, और तुम्हें बंगाल क्रांति कांग्रेस कमेटी में भी विधिवत सम्मिलित किया गया। इसकी घोषणा हो चुकी है, बस बातों बातों में तुम्हें बताना भूल गया। तो आशीर्वाद दीजिए दादा, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, मैं अपने कर्म में सफल हूँ। सुभाष को कहां उस पार्टी में फंसा रहे? कांग्रेस पार्टी पर बुर्जुआ वर्ग का नियंत्रण, पार्टी पर बुर्जुआ दबाव के अंदर। अब ये बात अलग है कि गांधी जी ने साम्राज्यवाद विरोधी जनसंघर्ष में किसानों को लामबंद और संगठित किया। सुभाष, ये एम.एन. रॉय, इन पर मार्क्सवाद का गहरा असर और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलनों से भी इनकी गहरी निकटता रही। वो तो मैं इनकी बात सुनते ही समझ गया। रॉय बाबू, ये अखबार देखिए, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। मुझे पहले ही मालूम था। असल में ये समझौतावादी वार्ताएं बुर्जुआ परंपरा का ही हिस्सा है, जिसके अंतर्गत जनता के हितों के साथ विश्वासघात किया जाता है। जानते हैं राष्ट्रीय नेताओं की प्रमुख चिंता क्या है? उनकी सारी चिंताएं बुर्जुआ और संपत्तिशाली वर्ग के हित में। बस यही चीज उन्हें किसान वर्ग की मांगों को पूरा ना करने और वर्ग संगठन की बलि देने के लिए प्रेरित करती रहती है। लेकिन दादा, मुझे अपनी बात पूरी कहने दो सुभाष। वही मैं जानता हूं कि तुम समझदार हो, और अब संयोग से तुम पार्टी के सदस्य भी बना दिए गए, जो कि तुम्हारे मनस्वरूप मकसद को तो कभी पूर्ण नहीं करेंगे। बस किसी दिन कुंठित ना हो जाओ, इसीलिए समझा रहा हूं बंधु। दादा, आज्ञा दीजिए। मैं चाहता हूं सुभाष एक राष्ट्रीय स्तर का नेता बनकर अपनी कार्यशैली के अनुरूप कार्य करे और साथ ही पार्टी को नेतृत्व प्रदान करे। सुभाष समझदार है। सुभाष की कार्यशैली सामाजिक समझ लिए हुए, लेकिन आप देखना, एक दिन इसी पार्टी में इसका विरोध किया जाएगा। और मुझे तो डर है कि कहीं किसी दिन सुभाष को प्रतिष्ठा। अरे ये गलतफहमी है तुम्हारी। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को देखो, उन्हें क्या कमी थी? आईसीएस की नौकरी छोड़ दी, पिता का मिला विरासत का धन भी छोड़ दिया। अरे उनके कार्य भी देश सेवा से भरपूर है? जब से नगर निगम ने मुख्य कार्याधिकारी चुने, तब से निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा, निःशुल्क डॉक्टरी सहायता, अरे सस्ता दूध, स्वच्छ पानी, परिवहन जैसी सुविधाएं सुलभ कर दी। ये सब तो उनकी साम्यवादी समझ के कारण संभव हुआ है। अरे सुना है वे कांग्रेस में काम पर लाना चाहते हैं। और हाँ, अंग्रेज तो उन्हें क्रांतिकारी समर्थन मानते हैं। वो तो इसलिए कि गांधी जी की बात से वो सहमत नहीं है। अब जैसे काउंसलिंग प्रवेश के प्रश्न पर वो गांधी जी की बात से सहमत नहीं है। अरे गांधी जी का विरोध करेंगे तो अंग्रेज पकड़ेगा। भाइयों, भाइयों, सुभाष जी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कह रहे हैं? वो हड़ताली मजदूरों के पक्ष में भाषण दे रहे थे। उनके खिलाफ कोई ठोस आरोप नहीं है, केवल क्रांतिकारी होने के संदेह में उन्हें गिरफ्तार किया है। और लाल बाजार पुलिस स्टेशन साक्षात दर्ज है, उन्हें वहीं लेके चलो। हाँ चलो, हम इनके साथ चलो। नहीं, हम नौकरी करेंगे। अरे हम आंदोलन करेंगे। हम नौकरी करेंगे। हम आंदोलन करेंगे। हम नौकरी करेंगे। हम आंदोलन करेंगे। हम नौकरी करेंगे। हम आंदोलन करेंगे। तुम नौकरी करो, हम आंदोलन करेंगे। चलो भाइयों। हाँ चलो।
प्रलय पयोधि जले धृतवानसी वेदं विहित वहित्र चरित्रं खेदं जय जगदीश हरे केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे धीरे गाइए, कहीं जेलर ने सुन लिया तो हमारा इकट्ठा रहना मुश्किल हो जाएगा। हमको हमारा व्रत पूरा करने के लिए ही यहाँ लाया गया है। इन अंग्रेजों को मालूम नहीं है कि उन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन हम सबको मिलजुल कर रहना हो। अगर हम यूं आजादी के लिए शोर मचाते रहे तो हमें अलग अलग बैरकों में बंद कर सकते हैं। हम अपनी मातृभूमि से दूर हुए तो क्या हुआ? जज्बा तो है, इस जज्बे को हमें पालना होगा। हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। सुजला सुफला धरती माता के अलावा हमारी कोई दूसरी मां नहीं है, और हमें अपने पुत्र होने का फर्ज भी तो निभाना ही होगा। और इसकी विधिवत शुरुआत हम लोग दुर्गा पूजन के दिन से करेंगे। लेकिन दादा, जेल में दुर्गा पूजा या किसी भी तरह के त्योहार नहीं मनाने दिए जाते। ये तो अन्याय है। ठीक है, कल हम लोग जेल सुपरिटेंडेंट से बात करेंगे और दुर्गा पूजन के लिए सरकार से कुछ रकम भी मांगेंगे। मिस्टर बोस, मुझे अफसोस है, ब्रिटिश सरकार ने आपकी अर्जी नामंजूर कर दी। कर दिया? बल्कि इस तरह की अर्जी लेने के लिए मुझे कारण बताओ नोटिस जारी किया। हम आपके सामान्य कार्य की सराहना करते हैं, लेकिन सरकार को हमारी बात माननी होगी। मिस्टर बोस, आप समझते क्यों नहीं? यहाँ बंद कैदियों के मामले में सख्ती बरती जाती है। आप ब्रिटिश पार्शियलिटी बहुत करते हैं सर। जेल के अन्य ईसाई कैदियों को वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो हमें क्यों नहीं? ठीक, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। हाँ, हम भूख हड़ताल करेंगे। ओ मिस्टर बोस, उन्हें भी जिद है, हमें भी जिद है, कैसी ठनी है रार, अपने इष्ट को पूजने का तो जन्म सिद्ध अधिकार। तन से चाहे प्राण खींच लो, लाख करो मनहार। तन से चाहे प्राण खींच लो, लाख करो मनहार। जिसके मस्तक भक्ति की शक्ति हो न सकेगी हार। बलिहार रे बलिहार, वतन पे जान भी बलिहार। बलिहार रे बलिहार, धर्म पे जान भी बलिहार। बलिहार रे बलिहार, वतन पे जान भी बलिहार। बलिहार रे बलिहार, धर्म पे जान भी बलिहार। मिस्टर बोस, आज आपकी भूख हड़ताल को 15 दिन हो गए। मैंने आपके कहने पर यह खबर फॉरवर्ड अखबार में छपने भिजवा दी। हम आपके एहसानमंद रहेंगे। आप इस मानवीय कार्य में हमारी सहायता जो कर रहे हैं। मैंने जेलों के महानिरीक्षक से कहकर भूख हड़ताल कर रहे कैदियों की बुरी स्वास्थ्य रिपोर्ट भी भिजवाई, पर मुझे लगता नहीं कि सरकार मानेगी, और 1-2 दिन में इनकी हालत और नाजुक हो सकती है। ठीक है, हम लोग आमरण भूख हड़ताल करेंगे। हम भूख हड़ताल करेंगे। यह हमारे देश के लिए अच्छा होगा। इससे लोगों में आजादी का जज्बा जागेगा और सिस्टम के खिलाफ लड़ने का जज्बा पनपेगा। हम लोग पूजा की अनुमति आ गई। दरअसल मैं देने में घबरा रहा, आखिर मुसीबत मेरी ही होने वाली। मैं सिर्फ आपके कहने पर कंडेम जेल से कैदियों को बाहर आने दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच ऑफिसर। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी मां भवानी, जय भवानी मां भवानी, जय भवानी मां भवानी, जय भवानी मां भवानी। स्वतंत्रता की रोज रे तुम्हें बंदे को रवानी। जय भवानी मां भवानी, जय भवानी मां भवानी, जय भवानी मां भवानी, जय भवानी मां भवानी। अमृत के आंगन में आजादी का
काफी जांच के आधार पर आपको रिहा करने का आदेश प्राप्त हुआ। हमारी इच्छा तो नहीं है कि आप जाएं, क्योंकि आपके रहते मैं भी शोर शराबे का आदी हो चुका थैंक यू। जय भवानी, जय भवानी, वंदे मातरम। इसी कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा। हम डोमिनियन स्टेटस चाहते हैं। दादा शब्दों पे ध्यान दे रहे हैं, यानी हमें स्वाधीनता ही नहीं चाहिए, स्वाधीनता ही नहीं। हम अंग्रेजों के साथ रहे, उसके बाद भी हम उनसे खुश नहीं है। अब ऐसे में मैं क्या करता? विरोध? तुम विप्लवी बंगाल के प्रतिनिधि के रूप में वहां गए थे। मैंने अपना विरोध प्रकट कर दिया। मैंने कहा मैं विरोध कर रहा हूं इसका। हमें ऐसी आधी स्वाधीनता नहीं चाहिए, हमें पूरी स्वाधीनता चाहिए, जिसमें मिलावट ना, जिसमें कोई मिलावट ना, जिसमें कोई शक ना। सांस लेना भूल गए होंगे कई नेता कर। क्यों? अरे भाई, तुमने गांधी जी की मुखालिफत जो की है, उनका विरोध कोई नहीं करता। दादा, हमारे हाई कमांड है हिंदुस्तान के मुकुटहीन सम्राट, भला उनकी मुखालफत करना किसके बस की बात है? वाह सुभाष वाह, देश बंधु का पक्का शिष्य। पिछले 3 दशकों से ना जाने कितनी ही बार तुमने सबके सामने कहा है, मैं कम्युनिस्ट हूँ, सोशलिस्ट हूँ, इसका हिसाब नहीं। यही सारी बातें ही तो पार्टी में उपस्थित प्रतिष्ठित प्रबुद्ध लोगों के मन में चोट करती है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, शरद बाबू, सुभाष बाबू समय से पूर्व ही आकर के जमे हुए हैं। हाँ, दोनों भाई शायद कोई नई योजना बना रहे हैं। अच्छा बना लीजिए, लेकिन वो गांधी जी की विचारधारा के विपरीत नहीं होना चाहिए बस। देखिए, हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम किसी के कंधों पे चढ़ के अपनी राजनीति की नाव नहीं चलाते। भारत का युवा अश्वेत केश होते नेताओं के सामने शीश झुका बोझा डाले मौन मेमनों की तरह अनुसरण करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। सुभाष बाबू, सीधे सीधे नाम लेकर बात कीजिए, जो घुमा फिरा कर बातें मत किया कीजिए। सुभाष का कहना साफ साफ है, जो दिखता है वही कह रहा है। थके हुए कदम एक जगह रुककर सुस्ताते मात्र हैं, और मूर्ख घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। देखिए, आप हद से बाहर हो रहे। मैं पूछती हूँ, साबरमती आश्रम की विचारधारा में कमी क्या है? ये धारणा भरने की कोशिश की जा रही है कि आधुनिकता बुरी चीज है, कल कारखानों में पर्याप्त प्रोडक्शन करना अन्याय है, अभाव में वृद्धि अनुचित है, रोजमर्रा की आवश्यकताओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, प्रचुरता वर्जित है। मतलब हर तरीके से बैलगाड़ी के युग में चले जा रहे हैं, हमारे लिए ठीक होगा। शारीरिक उन्नति, सैन्य शिक्षा को नकार कर आत्मा की उन्नति हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हाँ, तो उसमें बुराई क्या है भाई? आत्मा की उन्नति से आत्मबल को बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ, लेकिन स्वाधीनता की शर्त पे नहीं। आप ये मत भूलिए, हम सबका एक ही मकसद है, और वो है स्वाधीनता। एक बात और घोषणा, मैं कई सालों से यूरोप की यात्राएं कर रहा, कई राष्ट्र अध्यक्षों से मिला। पूरे यूरोप में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, द्वितीय विश्व होने की संभावना है। जर्मन ब्रिटिशों को अपने शत्रु मानते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे में कोई भी देश ब्रिटेन का साथ देगा। हो सकता है ब्रिटेन पर दबाव बनाया जाए जो भारत को आजाद कर दे, और यदि हमको ऐसे में आजादी मिल गई, तब हम अपने आधुनिक शत्रु का सामना कैसे करेंगे? चाहे अर्थनीति हो चाहे राजनीति, हमारी कोई तैयारी नहीं है, हमने कभी कोई कोशिश ही नहीं की। उस वक्त हम लोग मौन धर के उपवास करेंगे। तभी बंबई प्रवास के दौरान आपने जर्मन अधिकारी डॉक्टर उर्च से मुलाकात की थी, जो मिस्टर बोस। हाँ, आप जानते हैं आपकी इस मुलाकात की खबर राष्ट्रीय बड़े नेता और ब्रिटिश सरकार को लगी। हाँ। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है इस मुलाकात से राष्ट्रीय नेताओं और अंग्रेजों का सुभाष के प्रति एक सा रवैया होगा। क्यों? जानते हैं, राज बिहारी बोस का वो पत्र भी उनके हाथ में लग गया, जिसमें उन्होंने बोस को जापान की सहायता की सलाह दी थी। देखिए, इस मामले में यह आवश्यक नहीं है कि इंग्लैंड का मित्र शत्रु हमारा मित्र सिद्ध हो। एक भूमि, एक सपना, एक साम्राज्य सबसे बड़ा सपना है, वो इच्छा शक्ति उससे भी बड़ी है। लगता है सुभाष बाबू अपना मार्ग तय कर चुके हैं। मैंने तो इस समर भूमि पे अपना पहला कदम बढ़ाने से पहले ही दिशा निश्चित कर ली थी। मैं किसी के थोपे पे नहीं चलता। मेरा विवेक व्यक्तिवादी ना होकर सर्वव्यापी हल की तरह सोचता है। जो भिक्षा मांगने से हमको स्वाधीनता नहीं मिलेगी,
और ना ही एक दूसरे को कोसने और कीमत लगाने से। उसके लिए हमको लड़ना होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे आपसी कला में समय नष्ट कर रहे हैं। अब हमें लड़ाई का रास्ता अपनाना चाहिए। और मुझे लगता है स्वाधीनता से कहीं ज्यादा मूल्यवान उसकी अहिंसात्मक नीति है। आज हमें भारत में कर्मयोगी के दर्शन को समझना होगा, ताकि हम वर्तमान समय से सामंजस्य बनाए रख के चल सकें। हर तरफ से बंद दरवाजों के संसार में हमको नहीं रहना है। वाह, सुभाष ने अपनी बात कितनी स्पष्टता से रखी। चलिए दादा। सुभाष क्रांतिकारी है। हाँ, इनका विप्लवियों के साथ में घनिष्ठ संबंध है। इन्हें मांडले जेल में यूं ही नहीं रखा गया था। वो कहते हैं इन्हें अहिंसा से कोई लेना देना ही नहीं है। बताइए, क्या विप्लवियों का साथ छोड़ना संभव नहीं? कारण विप्लव का अर्थ से विनाश करना नहीं होता, बल्कि सृजन करना भी होता है। इसलिए उसके एक हाथ में युद्ध का बिगुल और दूसरे हाथ में सृजनकारी बांसुरी होती है। इसलिए उसके गले से एक साथ ध्वंस और सृष्टि की पुकार निकलती है, मतलब अन्यायी राष्ट्र व्यवस्था का आमूल परिवर्तन। और आप भी यही चाहते हैं ना? तब तो भारत के सबसे बड़े विप्लवी तो आप लोग हुए। जानते हैं, जब भी मैं इन विप्लवियों की निष्ठा और आत्मत्याग के बारे में विचार करता हूं तो मेरा घमंड चूर चूर हो जाता है। और यदि आपका घमंड नहीं टूटता है तो बेकार है इस रास्ते में चलना। आप लोग अपना रास्ता बदल सकते हैं। चलिए। देखिए, आप मुझ जैसे वरिष्ठ गांधीवादी से इस तरह बात नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ठीक है भाई, कर लीजिए अपने मन की, कर लीजिए। आखिर हम भी देखते हैं आप चुनाव कैसे जीतते हैं। शांत घोष बाबू, शांत। हिंसा नहीं, हमें हिंसात्मक भाषा में बात नहीं करना। यही बात आप लोग देख रहे हैं, जो बातें हमें अंग्रेजों से करनी चाहिए हम आपस में कर रहे हैं। सुभाष जिसने उच्च बौद्धिक स्तर पाया और अपनी समझ से एक ही रूप से कायम है, एक ही बात कहते आ रहा। देखिए, कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष के 2 नामों पर विचार किया है। पहला नाम है पट्टाभी सीतारमैया और दूसरा मौलाना अबुल कलाम आजाद। हाँ। क्यों सुभाष के नाम पर विचार नहीं हुआ? आखिर सुभाष का विरोध क्यों? अब देखिए, कांग्रेस कमेटी को जो है ना, इनके नाम पर आपत्ति है। हाँ, देखिए, आप वरिष्ठ नेताओं के निर्देश अनुसार यदि निर्वाचन में मेरे विरुद्ध एक भी वोट पड़ता है तो मैं एक सामान्य सैनिक की तरह अपनी मातृभूमि की सेवा करता रहूंगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं सभापति पद पाने के लिए लालायित नहीं हूं। हाँ, आचार्य नरेंद्र देव जैसा कोई वरिष्ठ वामपंथी नेता चुनाव में खड़ा होता है तो मैं अपना नाम वापस ले लूंगा। चलिए दादा। लगता है मामला प्रादेशिक हो रहा है। आखिर सुभाष का विरोध क्यों? इससे पहले जवाहरलाल 3 बार सभापति और 2 बार अध्यक्ष रह चुके, तब सुभाष के वक्त कैसी आपत्ति? कोई कारण है क्या? देखिए, मैं पुनः अपनी बात दोहरा रहा हूं। मैं सभापति पद पाने के लिए लालायित नहीं हूं। यूरोप में युद्ध छिड़ने वाला है, हम भारतीयों के पास में एक अच्छा मौका है, उस मौके का हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। लेकिन हम लोग ये आपसी काम में समय नष्ट कर रहे हैं। हमें चाहिए संग्राम, स्वाधीनता संग्राम। चलिए दादा। सुभाष बाबू को मिले हैं 1575 वोट और पट्टाभी सीतारमैया को मिले हैं 1346 वोट। अरे भाई, ये बहुत बड़ा अंतर है। बंगाल, संयुक्त प्रदेश, पंजाब, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के वोट सुभाष बाबू को मिले और सीतारमैया को समर्थन मिला है बिहार, उत्तर, गुजरात और आंध्रा। अरे जहाँ की वे स्वयं है। अरे भाई, अब कोई दांवपेच नहीं, अनूने बने नहीं, अब होगी असली लड़ाई। अरे ये विज्ञप्ति कैसी छपी है? गांधी जी कहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है, फिर भी जो कुछ भी हुआ उससे मैं खुश हूँ। सुभाष चंद्र बोस देश के शत्रु थोड़ी है। अरे भाई, इस वक्त तो क्या अर्थ हुआ? अरे जो कुछ भी है, हमारे सुभाष बाबू तो जीत जाए ना। कैसे कह गए? सारे भारत से इस बात का किया विरोध छपा है, पट्टाभी सीतारमैया का लेख भी, वो तो साफ साफ कह रहे हैं। सुभाष का दोबारा सभापति होना गांधी जी की नजरों में इतना दोषपूर्ण क्यों था?
निर्वाचन के बाद तो उनका मनोभाव बदला नहीं था, वो तो खुल्लम खुल्ला स्वीकार कर रहे हैं। सुभाष, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कुछ ऐसी बात है कि तुम्हारे आगे आने पर किसी को नुकसान होने की संभावना है। दादा, हमारी आपसी प्रतिद्वंद्विता को देखकर यदि देश के शत्रुओं को यह लगता है कि कांग्रेस में फूट पड़ गई है, तो मैं उन्हें बता दूं, हमारी एकता हमेशा की तरह अटूट रही। महात्मा जी मेरे बारे में क्या भावनाएं विचार रखते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन उनका व्यक्तित्व मेरे लिए हमेशा श्रद्धेय रहेगा और मैं उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए हमेशा कोशिश करता रहा। क्योंकि सबका साथ और आस्था प्राप्त करने के बाद भी यदि मैं सर्वश्रेष्ठ मानव की आस्था प्राप्त न कर सका तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट होगा। गांधीवादी सदस्यों ने न केवल वर्किंग कमेटी से बल्कि पार्लियामेंट बोर्ड से भी त्याग पत्र दे दिया। अब इस समस्या का समाधान कैसे हो? सारा झंझट वर्किंग कमेटी को बनाने को लेकर है। आके गांधी जी बड़े सतर्क और होशियार हैं। वे अपने आदमियों के अलावा और किसी को वहां ले देना नहीं चाहते। दादा, कांग्रेस एक गणतंत्रात्मक संस्था है, इसमें सभी को समान अधिकार। हाँ, उन्हें किसी एक के कहने से ये वर्किंग कमेटी का गठन नहीं करना चाहिए। यूरोप में युद्ध छिड़ने वाला है, लेकिन हम लोग आपसी कला में समय नष्ट कर रहे हैं। एक और समाचार मिला, तुम्हारी अनुपस्थिति में वंदे मातरम को सुधारा गया है। यह तय हुआ है कि पहली 2 कड़ियों के वंदे मातरम के अलावा और कुछ भी नहीं गाया जा सकता। क्यों? कारण? कारण कारण थे मुस्लिम लीग के प्रधान मिस्टर जिन्ना। उन्होंने विरोध जताया। अब भाई उन्हें खुश करना भी तो जरूरी है। तो उन्हें खुश कर पाए? शायद नहीं। त्रिपुरा कांग्रेस का प्रस्ताव लेकर मैं गांधी जी के पास में गया था यह अनुरोध करने कि एक नई वर्किंग कमेटी का गठन कर दें, लेकिन दुर्भाग्य दादा, पिछले अनेकों विफल अनुरोधों की तरह मेरा यह अनुरोध भी विफल हो। दादा, अब हमारे पुराने साथी सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि गांधी जी के उपदेश अनुसार यदि मैं वर्किंग कमेटी का गठन करता भी हूं तो वो उन्हें पसंद नहीं आएगी और वो उस पर विश्वास भी नहीं करेंगे। इसलिए बहुत विचार करने के बाद में मैंने यह फैसला लिया है कि कल मैं वर्किंग कमेटी की मीटिंग में गांधी जी को अपना त्याग पत्र दे दूंगा। सुभाष, तुम्हारी नेतृत्व क्षमता पर मुझे विश्वास है, श्रद्धा है। जिसे तुम पराजय सोच रहे हो वही अंततः विजय में बदल जाएगी। लेकिन असली हार किसकी हुई? सुभाष की या गणतंत्र की? ऐसा क्यों होता है? अवसरवादियों के रास्ते से ईमानदार लोगों को हटना पड़ता है। I think attainment of Swaraj can only be by soldiers, not by spiders. भारत पे शासन करने का अधिकार सिर्फ भारतीयों का है। हमारा एक ही मकसद है, स्वाधीनता। जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल, मैंने इसकी घोषणा की। इसकी कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली? सब मिस्टर बोस तो आग उगल रहे हैं, लेकिन हाँ, गांधीवादी पार्टी जो देश की आजादी को स्वघोषित सबसे बड़ा हक समझती है, जरूर आपसे मिलने की कोशिश करेंगे सर। आप हंस क्यों रहे हैं सर? अजीब नौटंकियों से हमारा सामना हो रहा है ऑफिसर। इन सबसे तो निपट लेंगे, पर मुझे उस मिस्टर बोस को निपटाना है। न जाने किस मिट्टी का बना है। सुना है अपने देश के वरिष्ठ नेताओं की भी नहीं सुनता। बहुत खतरनाक आदमी मालूम होता है। कहीं हमारी कब्र तैयार न कर दे। सर, इस संबंध में चर्चिल का एक वक्तव्य छपा था कि सुभाष एकमात्र ऐसे देशभक्त हैं जो कि चरमपंथी हैं, जो अक्षय शक्ति की विजय की कामना करते हैं, अर्थात बाकी सब अंग्रेजों के मित्र हैं, अंग्रेजों के हितैषी। केवल सुभाष जैसे बिगड़े लड़के ही इसकी एकदम विपरीत हैं, एकदम उलट हैं। That's great। इससे बढ़िया कैरेक्टर सर्टिफिकेट और क्या हो सकता है? सर, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाहता है। Oh my God। ठीक है, भेजो। सर, अब इन लोगों का प्रणय निवेदन सुनो। न जाने किन लोगों के बीच फंसा दिया। एक मारता है और एक सहलाता है। इनसे बच के रहिएगा सर, कहीं कोई वादा मत कर बैठिएगा, नहीं तो उसी की बाल की खाल निकाल कर ये आपके पीछे पड़ जाएंगे। बहुत ही सर दुखाऊ लोग हैं। अंडरस्टैंड ऑफिसर, तुम एक काम करो सर, तुम सुभाष की गिरफ्तारी का इंतजाम करो सर। तुम्हें कौन हो सर? मुझे बात करने दीजिएगा। मेरी आदत नहीं है घुमा फिरा के बात करने की, सीधे सीधे बात करता हूं। आइए देखिए,
सर वेलकम वेलकम, आइए आइए आइए। सर, आपने भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के बगैर कोई सूचना दी, आपने ये कैसे स्वीकार कर लिया कि भारत भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल है? तो समझिए, अब सूचित कर दिया। सर, लोगों के चाय नाश्ते का इंतजाम करो। हाँ, मैं चाय में शक्कर थोड़ी ज्यादा ही लेता हूँ। हम यहाँ चाय पानी करने नहीं आए। आप हमसे परामर्श तो कर सकते थे। गांधी जी इस बात से रुष्ट हैं। ओ, तो वो नहीं आए? चाचा नेहरू, जेबी कृपलानी, भूलाबाई देसाई, जमनालाल बजाज एक्सेट्रा। सर समझिए सर, अभी वो लोग हैं। आपको हमारी गांधी टोपी दिखाई नहीं दे रही सर? जी सर। ओ, यस यस, गांधी टोपी। सर, आप प्रकरण को अलग मोड़ दे रहे हैं सर। देखिए, भारत को युद्ध में शामिल होना ही था। देखिए सर, मेरी जो सहानुभूति है ना, वो पहले से इंग्लैंड और फ्रांस के साथ है सर। अरे इधर आइए। क्या बात कर रहे हैं उनसे? अरे देखो यार, मैंने यहाँ जो भी बात कही है ना, जो भी, वो मेरे निजी विचार है। पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है, समझे आप? बात कर लेने दीजिए। अच्छी खासी बात चल रही है। आप जो भारत एक ऐसे उद्देश्य के लिए जो उसका अपना नहीं, और ऐसे नेताओं की अधीनता जो उसके अपने नेताओं से सलाह लेना नहीं चाहते, लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये बात आप ही समझ लीजिए। अरे भाई, मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे बात चुप रहिए। अरे बात तो करने आप चुप रहिए। चुप रहिए आप दोनों, बेकार की बात करे जा रहे हैं आप भी। Get out! बात चल रही थी सर। Out! ओके सर। सर, हॉलवेल मॉन्यूमेंट में आंदोलन करते हुए सुभाष और उनके साथियों को अभी गिरफ्तार किया है। उनको प्रेसिडेंसी जेल पहुंचाया गया है, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है सर। मिस्टर बोस, तो हमारी जेल में क्या है? अगर हमारी कैब में उसे कुछ हो गया तो जनता भड़क सकती। तुम एक काम करो, मिस्टर बोस को उनके घर पर नजरबंद कर दो और सख्त पैरा बढ़ा दो। याद रहे कोई उनसे मिलने ना पाए। यू मे गो नाउ। मुझे कुछ करना मिस्टर बोस। जानते हो सुभाष बाबू ने मुझसे क्या कहा? ओए सरदार जी, मैं जेल से निकलना चाहता हूँ। ओए बस इतना सुनते ही मेरा दिल गदगद हो गया। मैंने कहा अगर सुभाष बाबू ने तय कर लिया है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। ओए ये तो बड़ी खुशी की बात है। ओए पाजी, तुझसे क्या सोच रहे हो जी? जदों मेरे ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਸਮ ਮੈਂ ਖਾਇਆ ਸੀ, ए सारे अंग्रेजा नू मैंने छड़ना नहीं है। ओए बड़ी दूर से आए। ओए सुना है पेशावर में थोड़ी बड़ी पहचान है। ओए हाँ, ओए तू चिंता ना कर। ओए मर्दान जिले की सीमा विच खिला ढेर पिंड दे रास्ते निकाल सकते। ओए उठे दे अफ्रीकी तो मोहम्मद वर्गी जाति नाल मेरी बड़ी पहचान है। ओए अंग्रेजा तो सिर्फ फौज के साथ ही वहां आ सकते हैं, इक्का दुक्का सिपाहियों को तो ऐसे ही काट देते हैं वो लोग। हाँ हुई, एक काम करो, सुभाष को कहो कि वो पठान का रूप ले ले, बाकी जिम्मेदारी मेरी। ओए दाढ़ी तो पहले बढ़ा रखी है उसने। ओ भाई वाह, ओ भाई बहुत अगे दी सोचता है। इतने ऐसी प्लानिंग कर रहा और उतने उन्ना दी सारी तैयारी कर रखी। ओए सारे क्रांतिकारी बहुत आगे की सोचते हैं। ओए हती ते दम ते मरती बात। ओए सुभाष बाबू शेर है। ओए मैं वादा किता और मैं खुद ओनु काबुल तक चढ़ के आवांगा, सटी जान हाजिर है। हां ओए चलो। ओए हां और हुशिया ये क्या हुआ? ओए कोडवर्ड तो याद है? डरा दिया यार, याद है। लॉक फॉरवर्ड ओके ओके। ओ भक्तराम जी, हाँ उस तरफ मोड़ पे उनके भतीजे शिशिर बोस खड़े हैं। ओए वहां तक पहुंच गए, समझो काम हो गया। ओए गड्डी का नंबर है
BLS 7169 ओके जी। हाँ BLA 7169 ओके ओके ओके। रात के 1 बजे हैं। वो ये कलकत्ता शहर पूरा का पूरा सोया पड़ा है। वो देश गुलाम है, ये सोए पड़े। वो रात खर्चा यार। तुझे सारे आते हो वहां, मैं देख के आ रहा हूं। लगता है शिशिर बोस आ गए। जाने का समय हो गया साथियों। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अंधविश्वासी अनपढ़ को क्या चाहिए? वेतन, 2 वक्त भोजन और पेंशन। तो विरोध करने का कष्ट कौन करेगा? आपके तीसरे प्रस्ताव निसंकोच नहीं। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा पर आपत्ति, धुरी शक्तियों का सामंजस्य मुश्किल। जर्मनी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, वही काफी है। लेकिन आपसे एक अनुरोध है मेरा। बेइज्जत करिए। मैं भारतीय युद्धबंदियों के बीच में जाकर हमारे देश के कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा गीत जन गण मन गाना चाहता हूं और तिरंगा फहराना चाहता हूं।
जापान ने भारतीय युद्धबंदी सौंपे और इन्होंने आजाद हिंद फौज की शुरुआत की। जानते हो, मैं भी अपनी मातृभूमि की ओर कदम बढ़ाने के लिए आतुर हूं। कितना सुहाना अवसर आ चुका है इसके लिए। जानते हो कैप्टन, मैं सोते जागते आजाद हिंदुस्तान के ख्वाब देखता हूँ। कोई धोखा की सोच से बोल दे तो मेरी नींद उचट जाती है और मैं सोचने लगता हूँ कि हमारे देश में लोग जुलूस निकाल रहे होंगे। जितना शोर हो रहा है उससे भी तेज आवाज में वो आजादी के नारे बुलंद कर रहे होंगे। और इस तरह मैं आजाद भारत के ख्वाबों में खो जाता हूँ और सोचता कि मैं मुर्दा लोगों से तो बेहतर स्थिति में हूँ। आपकी उवजपूर्ण वाणी का मैं कायल हूं। आइए मैं आपको बाकी लोगों से मिलवाता हूं। साथियों, यह है सुभाष, वो सुभाष जिन्होंने बर्लिन में भारतीय युद्धबंदियों के साथ में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! साथियों, मैं बूढ़ा हो गया हूं और यह काम एक जवान व्यक्ति का काम है, जो ऊर्जावान हो, जो विश्व में विख्यात हो और भारत में जो कुछ भी श्रेष्ठ है सुभाष उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं सेना की कमान सुभाष बाबू के हाथ सौंपता हूं। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! नेताजी जिंदाबाद! नेताजी जिंदाबाद! साथियों, मनुष्य के जीवन में गुलामी से बड़ा अभिशाप कुछ और हो नहीं सकता। अन्याय के विरोध में लड़ना ही सबसे बड़ा गुण होता है। वहां दूर उन नदियों, पहाड़ों, जंगलों के पार हमारा देश हमें पुकार रहा है, हमारी मातृभूमि हमें पुकार रही है, हमारे लोग हमें पुकार रहे हैं, दिल्ली हमें पुकार रही है। आज से हमारा नारा होगा, चलो दिल्ली। मेरे बहादुर साथियों, इस आजादी के युद्ध में हम में से कितने लोग जीवित बचेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात कह सकता हूं कि हमारी जीत निश्चित है। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम दिल्ली के लाल किले में परेड नहीं कर लेते। मेरे बहादुर साथियों, इस वक्त मैं आपको भूख, प्यास, बेबसी और दर्द के अलावा कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि आजादी का रास्ता लड़ाई से होकर गुजरता है। हमें लड़ना होगा, निरंतर लड़ना होगा अपनी मातृभूमि के लिए। चलो दिल्ली! जय हिंद! जय हिंद! हमारी आवाज होगी सर्वस्व युद्ध के लिए सर्वस्व दान, a total mobilization for total war। मेरे साथियों, आजादी कुर्बानी मांगती है, उसके लिए हमें अपना सर्वस्व दान करना होगा। आज हमें ऐसे वीर नौजवानों की आवश्यकता है जो अपने हाथों से अपना शीश काटकर स्वाधीनता देवी के चरणों में भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! 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 नेताजी, मुझे आजाद हिंद फौज में शामिल कर दीजिए नेताजी। नेताजी, मुझे आजाद हिंद फौज में शामिल कर दीजिए नेताजी। लेकिन मित्र, तुम देख नहीं सकते। मैं देख नहीं सकता तो क्या हुआ नेताजी? दुश्मन की एक गोली तो कम कर सकता हूँ नेताजी, देश के लिए जान दे सकता हूँ नेताजी। मैं अंधा जरूर हूँ लेकिन मैं मुर्दा नहीं हूँ नेताजी। नेताजी, मुझे 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 आजाद हिंद फौज में शामिल कर दीजिए नेताजी। नेताजी, मुझे आजाद हिंद फौज में शामिल। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! हमारी आजाद हिंद फौज को 9 देशों ने मान्यता दे दी। महिला ब्रिगेड का नाम सुनकर कई सारी महिलाओं ने सेना के लिए नाम लिखवाया है। आज महिला ब्रिगेड की घोषणा भी कर दीजिए। ठीक साथियों, आज हम झांसी की रानी नाम से महिला ब्रिगेड की स्थापना करते हैं। लक्ष्मी स्वामीनाथन इस महिला ब्रिगेड की कैप्टन होंगी। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! ये महिला ब्रिगेड आजाद हिंद फौज का अभिन्न अंग होगी। हमारी मातृभूमि हमें पुकार रही है, समय आ गया है, चलो दिल्ली। सभी लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे।
नेताजी, ये ब्रिटिश बड़े चालाक हैं। वो जानते हैं वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। हमें अटैक करना होगा। नहीं, मुझे लगता है कि रास्ता खुला छोड़ देना चाहिए ताकि अंग्रेज हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भाग सके। जापान में रसद और बारूद के बारे में सोचना तो बहुत बड़ी गलती है। मुझे लगता है कि हमें अभी वापस लौटना होगा। नहीं नेताजी, इतने आगे तक आने के बाद अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। शाहनवाज, हम बिना रसद बारूद के युद्ध नहीं लड़ सकते। हमें अभी कुछ समय के लिए वापस लौटना होगा। नहीं नेताजी, हम सब पीछे नहीं हटेंगे। हमें इस युद्ध को जीतने के लिए रसद बारूद का इंतजाम करना होगा। जैसे ही वापस रसद बारूद का इंतजाम हो जाएगा, शाहनवाज, हम वापस लौटेंगे, अपनी मातृभूमि के लिए लौटेंगे, पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। अभी हमें लौटना होगा। एंड दिस इज माय ऑर्डर। विदा मां विदा। अपने 27,000 जवान साथियों को तेरी गोद में छोड़कर जा रहे हैं। इनका बलिदान भले ही दुनिया भूल जाए, तो बहुत बुरा हुआ। आखिरी सांस तेरी इसी गोद में निकले, यही आसमान हमारा कफन हो मां। हम फिर लौटेंगे मां, हम फिर लौटेंगे। वंदे मातरम! वंदे मातरम! जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। आपकी जान को खतरा है। आप यहाँ से कहीं और चले जाइए नेताजी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नेताजी, आपके आत्मसमर्पण करने के बाद भी आपकी जान को खतरा है। आप जहाँ भी रहेंगे जिंदा रहेंगे, और यही बात ब्रिटिशों के लिए खतरा है। नेताजी, अब ये जगह आपके लिए और मुनासिब नहीं है। आप यहाँ से कहीं और चले जाइए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा शाहनवाज। नेताजी, आप मानते क्यों नहीं? हम लोगों के आत्मसमर्पण से उन्हें कोई खतरा नहीं है। और हम पर तो मुकदमे चलेंगे और क्या होगा? मगर हमारे देश की जनता हमारे समाचार सुनकर हमारे कार्य से अमृत होगी। लेकिन इस सब के लिए आपका जिंदा रहना जरूरी है, आपका आजाद रहना जरूरी है। इस देश के लिए, इस वतन के लिए, आजाद हिंद फौज के लिए आपको जाना होगा। जाना होगा नेताजी, जाना होगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद। रेडियो टोक्यो है। आजाद हिंद सरकार के प्रमुख नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हवाई जहाज द्वारा सिंगापुर को छोड़ा। वे जापान सरकार से बात करने टोक्यो जा रहे थे। 18 अगस्त को 2 बजे ताइकिकू हवाई अड्डे पर उनका हवाई जहाज क्रैश हो गया है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए
प्रार्थना करते हैं। मेरा भारत, मेरे सपनों का भारत, मेरा भारत, मेरे सपनों का भारत, मेरा भारत, मेरे सपनों का भारत। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 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 तुम मेरे सपनों में आते हो सुभाष। तुम मेरे सपनों में आते हो सुभाष। जैसे कभी कभी आता है आंसू आंख में बिन बुलाए, जैसे कभी कभी बरस जाता है बादल बिन गरजे। किसी ने कहा तुम चले गए, तुम कहीं नहीं गए, तुम यही हो सुभाष। कभी कभी किसी की बात में जब सच दिखता है तो लगता है तुम यही हो सुभाष। किसी के लहजे में जब कोई मजबूत इरादा झांकता है तो लगता है तुम वही हो। क्या तुम्हें मालूम है, किसी न किसी हिंदुस्तानी के दिल में तुम हर रोज जन्म लेते हो सुभाष। तुम मेरे सपनों में आते हो सुभाष। तुम मेरे सपनों में आते हो सुभाष। तुम मेरे सपनों में आते हो सुभाष। आप देख रहे हैं नाटक आई एम सुभाष। इसके लेखक थे श्री दिनेश नायक, निर्देशक स्वर्गीय श्री चंद्रहास तिवारी, और इसका पुनर्संयोजन किया था सुश्री प्रीति झा तिवारी ने। हम प्रीति जी को सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं। उनसे निवेदन है कि सभी कलाकारों से दर्शकों का परिचय कराएं। आयुष, प्रदीप, रजनीश परमार, संदीप शर्मा, प्रदीप, निर्मल तिवारी, अखिलेश वर्मा, आर्यांश व्यास, और सुभाष चंद्र जी की भूमिका में थे हर्ष दौंड। मैं चाहूंगी कि जो इस नाटक के लेखक है दिनेश नायर जी, वो प्लीज दिनेश भैया ने इस नाटक को लिखा। इस नाटक का जो गीत लिखा है और संगीत जो है वो संदीप शर्मा जी का है। म्यूजिक गाइड डिजाइन है तानाजी राव। और म्यूजिक को ऑपरेट कर रहे थे लोकेन प्रताप सिंह। और ये जो पेंटिंग, जो पीछे जो डिजाइन हमने सेट का जो पेंटिंग है वो बनाया था केशव। मैं 2 मिनट का
चाहूँगी, मैं अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ। दरअसल इस नाटक को 2011 में मेरे पति स्वर्गीय चंद्रहास तिवारी जी ने इसको डायरेक्ट किया था और उसके तकरीबन उन्होंने 6 शो किए थे और एक उस समय का बड़ा अचीवमेंट था कि उन्होंने इसी नाटक के 3 शो एक ही दिन में किया था, सिर्फ 10 मिनट के अंतराल पर। मैं चाहूंगी कि चंद्रहास तिवारी जी के लिए आप लोग जरूर तालियां तुमने इस प्रोडक्शन को क्यों बंद कर दिया। संस्कृति विभाग से भी मुझे बोला गया कि आपका वो नाटक आपको करना चाहिए। फिर मैंने 2021 में मैंने इसको पिछले वर्ष किया और इसके 2 शो किए, एक अहमदाबाद में और एक धार में। और नेक्स्ट इस साल इसके दूसरा प्रदर्शन ये है, पहले हमने होशंगाबाद में किया था और आज हमने यहाँ पे किया शहीद भवन में। मैं संस्कृति विभाग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सच में आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हमेशा मेरे काम को प्रोत्साहित करते हैं। चाहे विभाग के जितने भी लोग हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोल सकती हूँ। भैया नहीं है हमारे बीच में, क्योंकि वो हमारा नाटक जरूर देखने आते थे, तो वो मिस कर रही हूँ मैं। थैंक यू राजीव वर्मा सर, आप आए हमारा नाटक देखते चले गए सर क्या। थैंक यू संस्कृति विभाग, थैंक यू टीम। और इस नाटक को करने के लिए जो मुझे बैक सपोर्ट मिला, क्योंकि मैं बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि चंद्रहास जी की अपनी आइडियोलॉजी थी, अपनी सोच थी मैं कैसे इस प्ले को डायरेक्ट करूं, लेकिन मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू ताना जी। ताना जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तभी मैं इस प्ले को कर पाई। और मेरी पूरी टीम, ये मेरी जो आर्मी है ना, ये मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है। इनके बगैर और आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद इस कोरोना